हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। आप सभी का स्वागत है इस वीक की इकोनॉमी दिस वीक के अंदर, जहां पर हम 30 जुलाई से लेकर 6 अगस्त के बीच में जो कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उनको हम समझेंगे। और कोशिश यही रहेगी कि इकोनॉमी जो आपको काफी टफ लगती है वो टफ ना लगे, थोड़ी टेक्निकल है उसको हम समझेंगे। ठीक है, इनफैक्ट ना आज के लेक्चर के अंदर मैंने थोड़ी अप्रोच के अंदर थोड़ा बदलाव किया है। ठीक है, तो बाय द एंड ऑफ द लेक्चर मुझे जरूर बताना कि आपको ये जो डिफरेंट थोड़ी सी अप्रोच मैंने करी है ये कितनी पसंद आई है। ठीक है, तो फोकस मेरा थोड़ा समझाने पे ऊपर थोड़ा ज्यादा रहेगा। देखो, अगर आप थोड़ा न्यूज को आपने फॉलो किया ना तो आपने नोटिस किया होगा कि ऐसा कुछ हमें देखने को मिला कि फिच ने यूएस की जो रेटिंग्स थी उनको डाउनग्रेड कर दिया है। इसका मतलब क्या होता है? ऑन द अदर हैंड एक ऐसी न्यूज भी हमारे सामने आई कि मॉर्गन स्टैनली ने इंडिया की इक्विटीज को अपग्रेड किया है। ठीक है ना, वेयर एस चाइना को डाउनग्रेड किया है। इन सब का मतलब क्या होता है, ये सब चीजें हमें समझ नहीं आ रही थी, तो सोचा कि हमें समझ लेते हैं अच्छे से। देखो, एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लेते हैं कि दो पर्सन है। एक पर्सन का नाम मान लेते हैं वैभव, दूसरे पर्सन का नाम मान लेते हैं कि है अंकित। ठीक है, अब वैभव का लेट्स से कमाता है महीने का 1 लाख रुपए। ठीक है ना, अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, वेयर एज ऑन द अदर हैंड जब मैं बात करता हूँ अंकित की, तो अंकित बहुत ही कम पैसे कमाता है, लेट्स से 1,000 रुपया पर मंथ का। ठीक है, चलो थोड़ा और मान लेते हैं, 5,000 रुपया मान लो कमाता है। ठीक है, अब आप ये बात नोटिस कर पा रहे हो कि अगर वैभव मान लो जाता है किसी बैंक में, तो बैंक वाले ना शायद इसको जो लोन देंगे, मान लो 50,000 रुपए का या 1 लाख का ही मान लो लोन चाहिए। अब अगर वैभव 1 लाख का लोन लेने गया बैंक के पास, तो बैंक शायद इसको आसानी से लोन दे देगा, है ना। और बैंक बोलेगा चलो ठीक है, आप 6% इंटरेस्ट रेट दो तो मैं आपको लोन दे दूंगा, है ना। कि 1 लाख अगर आपको चाहिए तो आप 1 लाख ले जाओ, पर आपको बदले में मुझे क्या देना पड़ेगा? 6% इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। ठीक है, ऑन द अदर हैंड लेट से अंकित जाता है बैंक के पास, वो बोलता है कि सर मुझे आप 1 लाख का लोन दे दीजिए। तो क्या बैंक इसको दे देगा लोन? नहीं, या तो देगा ही नहीं, या फिर बोलेगा कि अगर लोन चाहिए ना तो मैं तेरे से 12% इंटरेस्ट रेट चार्ज करूंगा। ये ऐसा क्यों हो रहा है? अंकित से 12% क्यों लिया जा रहा है, वेयर एज वैभव से सिर्फ 6% क्यों लिया जा रहा है? द रीजन इज कि वैभव के पास ना अच्छी खासी इनकम है, वैभव कमाता अच्छा खासा है, वैभव के ऊपर ऑलरेडी कोई लोन नहीं है, वैभव की फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है। ठीक है ना, वैभव की ओवरऑल सिचुएशन काफी बढ़िया है। वेयर एज ऑन द अदर हैंड जब मैं बात करता हूँ ना अंकित की, अंकित की सिचुएशन थोड़ी खराब है। तो बैंक को डर है, क्या डर है? कि भैया कल को हो सकता है मेरा पैसा वापस ही ना करे। तो बैंक अगर इसको लोन देगा ना तो बड़ा डर डर के लोन देगा। ठीक है सर, ये तो हुई लोगों की बात। ऐसे ही हमारे होते हैं देश। देश जैसे कि जैसे हमारा इंडिया हो गया, हमारा यूएसए हो गया, ठीक है ना, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, कोई भी इस तरह से कंट्रीज आप मान लीजिए। ठीक है सर, मान लिया। अब आप जानते हो कि यार यूएसए तो बढ़िया कंट्री है, ठीक है, इतना सब मानते हैं। ठीक है, अब यूएसए को लोन लेना है। बेसिकली ना यूएसए भी ना जो हमारी कंट्रीज होती हैं, अब आप जानते हो कि खर्चा बहुत करती हैं ये कंट्रीज, राइट। अगर मान लो ये कंट्रीज अच्छा खासा खर्चा करती हैं, तो कल को अब ये कंट्रीज ना खर्चा करता को होंगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये कंट्रीज आखिर खर्चा कर क्यों रही हैं? देखो, किसी भी पर्पस के लिए, अपनी स्कीम्स रन करने के लिए, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, ठीक है। बट हो सकता है इन कंट्रीज की कमाई कम हो और खर्चा ज्यादा हो। ऐसे केस में इनको पैसा जैसा इनको लोन पे चाहिए था ना, ऐसा इनको भी लेना पड़ेगा, बिल्कुल। तो उसके लिए ना वो बॉन्ड्स इशू करते हैं। ठीक है, अब हम मान के चलो, बॉन्ड मैंने आपको वैसे पहले भी समझाया हुआ है, एक तरह का डेट इंस्ट्रूमेंट ही है, बेसिकली लोन लेने का ही एक तरीका है ना, सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं। अब आप खुद सोचो, अगर आपको यूएसए को लोन देना है तो आप कम इंटरेस्ट रेट पे दोगे या ज्यादा पे दोगे? और ऑन द अदर हैंड आप इमेजिन करो पाकिस्तान, जिसकी इकोनॉमी की हालत बहुत खराब है, तो उसको किस रेट पे दोगे? फर्क समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? सेम चीज जो वैभव और अंकित में हो रही थी ना, वही सेम चीज यहां हमें कंट्रीज के फॉर्म में देखने को मिलती है। बिल्कुल सही बात है। अब होता क्या है ना, दरअसल में जैसे लोगों का होता है सिबिल स्कोर, सुना होगा आप लोगों ने। अब वैभव का ना सिबिल स्कोर अच्छा होगा, क्यों अच्छा होगा? क्योंकि कहीं ना इसकी इनकम अच्छी है। अगर इसने कभी पहले पास्ट में लोन लिया था तो वह रिटर्न कर दिया होगा। अंकित के केस में शायद ये अच्छी ना हो। ऐसे ही कंट्रीज या जो कंपनीज वगैरह होती है ना, उनकी हमारे पास रेटिंग होती है जिसको हम बोलते हैं क्रेडिट रेटिंग। कहने का मतलब क्या? अगर जैसे आपकी रिलायंस कंपनी है, अब रिलायंस की ना रेटिंग बड़ी अच्छी है, आई थिंक ट्रिपल ए ही है, मैं समझाऊंगा ट्रिपल ए क्या होता है। ऑन द अदर हैंड कोई ऐसी कंपनी है जिसकी हालत बिल्कुल ही खराब है, जो डूबने की कगार पे है, उसकी जो रेटिंग होगी वो बहुत ही खराब होगी। बात समझ पाए या नहीं समझ पाए? तो रेटिंग का मतलब और कुछ नहीं, एक हमारा जो पर्सन है, पर्सन नहीं बोलूंगा, कंपनी है या फिर जो आपकी कंट्री है,
वो कैसी है, अगर उसको लोन दिया गया तो वो वापस कर देगी या नहीं कर देगी, इसी को चेक किया जाता है। आई बात समझ में? तो थोड़ा समझते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या होती है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के अंदर सबसे कि व्हाट इज इट, ये कुछ और नहीं, बेसिकली आपके जो बोरोवर है उसकी क्रेडिट वर्दीनेस को बताती है। क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब क्या है कि अगर मान लो किसी को हमने लोन दिया ना, तो कितनी पॉसिबिलिटी है कि वो लोन वापस दे देगा। अगर तो हाँ हाई पॉसिबिलिटी, मतलब 100% के आसपास पॉसिबिलिटी है, मतलब या 90% पॉसिबिलिटी है कि अगर इसको लोन दिया तो ये वापस कर देगा, इसका मतलब यह है कि उसकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी है, उसकी रेटिंग बढ़िया होगी। अगर ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी है या फिर कोई घटिया सी कंपनी है जो डूबने की हालत पे है, वहां पर उसकी क्रेडिट वर्दीनेस कम होगी। अगर उसको लोन चाहिए होगा ना तो बहुत ही महंगी शर्तों के ऊपर उसको लोन मिलेगा। पहली बात ये समझ आई कि क्रेडिट रेटिंग क्या है, और ये जो काम करती है, ये जो काम मतलब कि इसको क्रेडिट वर्दीनेस देना, कि कहने का मतलब अब मुझे कोई सपना थोड़ी आएगा कि रिलायंस बढ़िया कंपनी है या नहीं है, ठीक है ना, कोई ऐसे एक्सपर्ट्स तो होने चाहिए जो मुझे बताएं। तो बिल्कुल वही जो एजेंसीज होती है ना जो इस चीज को बताती हैं, जो रेट करती हैं, उन्हीं को बोलते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। दरअसल में ना दुनिया में 3 बहुत फेमस कंपनीज हैं, उनका नाम है मूडीज, S&P मतलब स्टैंडर्ड पुअर, एंड फिच। ये दुनिया की ना 3 सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं। यही कंपनीज हैं जो जैसे इंडिया हो गया, यूएसए हो गया, पाकिस्तान हो गया, इस तरह कंट्रीज को ये रेट करती हैं कि हाँ जी यूएसए की इकोनॉमी बहुत बढ़िया है, इसकी रेटिंग टॉप मोस्ट दे दो। इंडिया बीच में कहीं पर है तो इंडिया को ऐसी रेटिंग देनी है, पाकिस्तान खराब है तो पाकिस्तान को रेटिंग क्या देनी है। तो ये कंपनीज ना बहुत बड़ी कंपनीज है दुनिया की। उसी तरह से ये अलग अलग कंपनीज को भी रेट करती हैं कि जैसे रिलायंस एक अच्छी कंपनी है तो रिलायंस को बढ़िया रेटिंग देनी है। तो आई बात समझ में, ये जो रेटिंग दे रहा है ना इन सबको, उनको बोलते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। जैसे दुनिया में ये 3 मेजर कंपनीज हमें देखने को मिलती हैं। चलो ठीक है सर, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को समझ आ गया कि आखिर ये काम क्या करते हैं। अब मुझे ये बताओ कि आखिर हु रेगुलेट्स देम, इन कंपनीज को भी तो कोई रेगुलेट करता होगा। तो बिल्कुल सही बात है, इंडिया के केस में ना जो हमारा सेबी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो यहां पर इनको रेगुलेट करता है। ये बात भी समझ गए, तो आरबीआई नहीं आएगा, कुछ और पर्टिकुलर एंटिटी नहीं आएगी, यहां पर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इनको रेगुलेट करता है। साथ में एक तीसरा सवाल और आएगा, सर ये 3 एग्जाम्पल तो आपने दे दिए, जैसे मूडी हो गया, S&P हो गया, फिच हो गया, इसके अलावा कोई और भी कंपनी है? देखो आप में से शायद ना कुछ स्टूडेंट्स ने क्रिसिल का नाम सुना होगा, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर्स है। तो क्रिसिल जो है ना वो भी अपने आप में क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं। किसी ने केयर का नाम सुना होगा, इकरा का नाम सुना होगा, ब्रिक वर्क्स का नाम सुना होगा, ये सब भी आपकी ना अलग अलग क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं। काम क्या करती हैं, बेसिकली किसी कंपनी को या किसी कंट्री को रेटिंग देती हैं कि कौन सी कंपनी कितनी बढ़िया है, कौन सी कंपनी कितनी खराब है, कौन सी कंट्री कैसे काम परफॉर्म कर रही है। आई बात समझ में? तो यहां तक तो समझ आ गया होगा। अब सर ये तो चलो समझ आ गया, अब ये ट्रिपल ए क्या है, ए प्लस क्या है, ये सब मतलब क्या है? देखो कुछ मतलब नहीं है, बहुत सिंपल सा मीनिंग है। अगर मान लो कोई कंपनी या कोई कंट्री है बहुत ही बढ़िया, मतलब टॉप क्लास, तो वहां पर उसकी जो रेटिंग आएगी ना वो सबसे ऊपर वाली दे देंगे कि ये है बेस्ट कंपनी। समझ गए बात को? और अगर कोई कंपनी है बिल्कुल ही खराब, उसको सबसे घटिया रेटिंग दे देगी। और अगर कोई मीडियम में आती है, देखो मीडियम में इतने सारे तो हैं, इनमें कहीं पर भी दे देंगे। आई बात समझ में? तो दिस इज हाउ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का जो मैकेनिज्म है वो इस तरह से वर्क करता है। ठीक है सर, एक एग्जांपल दे दो कि इंडिया कहाँ पे है। देखो इंडिया ना आपको यहाँ वाले रेट के आप देखने को मिल जाएगा, थोड़ा बहुत इसके ऊपर भी कई बार हो जाता है, पर ये जो मेजर है ना जो 10 नंबर वाला कि ट्रिपल बी माइनस के आसपास इंडिया की रेटिंग है। बाकी जैसे पाकिस्तान वगैरह की काफी नीचे है, यूएस वगैरह की काफी ऊपर है। तो इस तरह से यहाँ पे इनकी रेटिंग देखने को मिलती है। तो होता क्या है, क्योंकि यूएसए कहीं यहाँ पर है ना इन टॉप के ब्रैकेट्स के अंदर, तो इस वजह से यूएसए को कुछ पैसा रेस करना होता है तो यूएसए आराम से कर लेता है। इंडिया कहीं यहाँ पर है, इंडिया भी आराम से ही कर लेता है, पर एज कंपेयर टू यूएस से थोड़ी मुश्किल आती है। और नीचे जैसे पाकिस्तान वगैरह कहीं पर होंगे, ठीक है ना, मुझे एक्जैक्टली नहीं पता पाकिस्तान का, पर नीचे वाले ब्रैकेट में ही है, तो वहां पर उनको काफी दिक्कत आती है। तो दिस इज द डिफरेंस कि कैसे ये चीज हमें देखने को मिलती है। कोई समझ तो नहीं आया? ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं रहा ना इसके रिगार्डिंग? ठीक है, अब इसको समझो कि अभी हुआ क्या है। अभी ना जो मैंने आपको 3 कंपनीज बताई उनमें से एक नाम क्या था हमारा, फिच। ये ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इसने यूएसए की रेटिंग को ना डाउनग्रेड कर दिया है। डाउनग्रेड का मतलब देखो वर्ड ही है डाउन, मतलब इसकी रेटिंग को गिरा दिया है। पहले उसने उसको रेटिंग दे रखी थी ट्रिपल ए, अब उसने चेंज करके उसको कर दिया है डबल ए प्लस। तो यानी कि ना उसको नीचे ले आए हैं, पहले बिल्कुल टॉप के ऊपर था, उसके बाद अब इसने जस्ट उससे एक पायदान नीचे इसको कर दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ऐसा क्या कर दिया यूएसए ने कि इन्होंने इनकी रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया। देखो आप खुद इमेजिन करो
कब आपको लगेगा कि यार ये कंट्री का डाउनग्रेड कर देना चाहिए? एक आम पर्सन की तरह सोचो। जैसे एग्जांपल लो अंकित का, अंकित की क्यों रेटिंग नीचे थी? कहीं ना कहीं उसके ऊपर हो सकता है कर्जा बहुत ज्यादा हो। तो यूएसए के केस में भी ना, यूएसए का जो डेट बर्डन है, जो कर्जे का बर्डन है, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है पिछले 20 साल के अंदर। आई बात समझ में? तो पहला तो उन्होंने रीजन क्या दिया है फिच ने, कि इनका जो कर्जा है ना वो बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा और क्या रीजन है? इसके अलावा अगर आप नोटिस करोगे ना, जैसे थोड़े टाइम पहले ना एक डेट सीलिंग की बात आई थी यूएसए की। तो डेट सीलिंग मतलब लिमिट को बढ़ाने के लिए काफी मुश्किल हो गई थी, बिल्कुल लास्ट मिनट पे जाके ये चीज हुई थी। तो ये एक चीज फिच के द्वारा बोली गई है। उसके साथ में अगर आप नोटिस करोगे ना कहीं इन्वेस्टर्स का भी जो कॉन्फिडेंस है यूएसए के अंदर, उसके अंदर थोड़ी सी कमी आई है। ठीक है। इसके अलावा जो यूएसए का जो बजटिंग प्रोसेस है ओवरऑल, ठीक है ना, वो एक दिक्कत दे रहा है। प्लस एट द सेम टाइम यूएसए की जो सरकार है ना, वो खर्चा तो बहुत कर रही है, पर जो कमा रही है वो कहीं ना कहीं कम है। इस वजह से उनका जो डेट बर्डन है वो बढ़ता जा रहा है, अलग अलग स्कीम्स के ऊपर यहाँ पे बढ़ती जा रही है। प्लस एट द सेम टाइम जो यूएसए की जो पॉपुलेशन है ना, वो थोड़ी बूढ़ी होती जा रही है। अब आप नोटिस करोगे, एक यंग पॉपुलेशन होती है और एक साइड होती है आपकी एजिंग पॉपुलेशन। यंग पॉपुलेशन कहीं ना कहीं एक कंट्री के लिए कमाती है, ठीक है ना, उसके रिसोर्स बनती है। एजिंग पॉपुलेशन का आपको ध्यान ज्यादा रखना पड़ता है। तो क्या इन सभी चीजों से आपको ये नहीं समझ आ रहा कि आने वाले टाइम के अंदर ना यूएसए की इकोनॉमी शायद उतना तेजी से ना बढ़ पाए जितना कि पिछले कई सालों के अंदर बढ़ पा रही है? तो इस वजह से यूएसए की रेटिंग को डाउनग्रेड किया गया है, ऐसा फिच का बोलना है। समझ पाए? क्या ये पॉइंट आप खुद बताओ। एक्चुअली होता क्या ना, ऐसे आर्टिकल्स के अंदर ना ऐसे पॉइंट्स आते हैं और आप समझ नहीं पाते। क्या इनमें से कोई भी पॉइंट आपको ऐसा लगा जो आपको समझ नहीं आ सकता था? आप सिंपली याद कर लो ना यार कि अंकित की रेटिंग क्यों नीचे थी। कहीं ना कहीं उसके पास भी कर्जा ज्यादा था, कहीं ना कहीं उसके पास भी खर्चा ज्यादा कर रहा था और कमाने के साधन कम थे। आई बात समझ में? तो इस तरह से आप डिफिकल्ट जो इकोनॉमी के आर्टिकल्स है ना, इनको इस तरह से पढ़ा करो, उनको ब्रेक डाउन करके। आई एम वेरी श्योर आप इन चीजों को समझ जाओगे। अब एक चीज और समझनी है कि सर ये तो बहुत बड़ी खबर होगी ना कि फिच ने बोल दिया कि यूएसए को हम डाउनग्रेड कर रहे हैं। तो क्या इसकी वजह से यूएसए की जो स्टॉक मार्केट है, क्या वो बिल्कुल क्रैश कर गई? देखो ऐसा नहीं है। यूएसए की मार्केट के ऊपर इंपैक्ट आया था थोड़ा सा, बट बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आया। समझ गए इस बात को? पर एक ना बहुत फेमस कहावत है कि जब यूएस से छींकता है ना तो पूरी दुनिया को जुकाम हो जाता है। और एक्चुअल में हुआ भी यही है कि यूएसए की ये रेटिंग डाउनग्रेड करी गई। उसकी वजह से हमारे यहाँ पे जो हमारे इंडेक्सेस हैं, आप सेंसेक्स की बात कर लो, निफ्टी की बात कर लो, ठीक है ना, मैंने पढ़ाए हुए हैं सेंसेक्स निफ्टी सब कुछ। तो इनके अंदर भी हमें एक गिरावट देखने को मिली। उसी तरह से और अलग अलग कंट्रीज के अंदर भी हमें इस तरह की गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा हमें एक चीज और जाननी है कि सर कभी यूएसए के अंदर क्या ऐसा कभी नहीं हुआ? क्या ये पहली बार ही था ऐसा? देखो ऐसी बात नहीं है। 2011 के अंदर ना जो एस एंड पी है, एस एंड पी बताया था ना, स्टैंडर्ड एंड पुअर, तीन बताए थे ना, मूडी, एस एंड पी एंड फिच। तो एस एंड पी ने जो 2011 के अंदर ऑलरेडी यूएसए की जो रेटिंग थी ना उसको डाउनग्रेड कर दिया था। पहले उन्होंने इसको ट्रिपल ए दे रखा था जो कि टॉप मोस्ट थी, तब इन्होंने 2011 में उनको डबल ए प्लस कर दिया था, एक एक पायदान उसको नीचे ले आए थे। आई बात समझ में? तो दिस इज हाउ रेटिंग मैकेनिज्म वर्क्स। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना कि रेटिंग कैसे होती है? ठीक है। अब चलो ये तो होगी हमारी पहली न्यूज। और जो हमारी दूसरी न्यूज है ना वो भी काफी हद तक इसी के साथ लिंक्ड है। वो क्या है सर? वो बात कर रहा है कि मॉर्गन स्टैनली ने इंडिया को अपग्रेड किया है, वेयर एज चाइना को डाउनग्रेड कर दिया है। अब पहली बात तो समझो कि आखिर ये मॉर्गन स्टैनली क्या कह क्या रहा है। देखो मॉर्गन स्टैनली ना एक तरह की आपकी ब्रोकरेज फर्म है, ठीक है ना। ये भी इस तरह से जैसे बाकी मैंने बताया ना क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की तरह ही, ये भी इस तरह से ना कंट्रीज को रेटिंग देती रहती है कि कौन सी कंट्री कैसे रेटिंग के अंदर है। तो अभी इन्होंने क्या किया है मॉर्गन स्टैनली ने ना, कि जो एशिया की अलग अलग इकोनॉमीज थी उनके रिगार्डिंग इन्होंने कुछ हमें बताया है। अब क्या बताया है सर? देखो मॉर्गन स्टैनली जो रेटिंग करता है ना वो तीन तरह से तीन कैटेगरीज में उनको डिवाइड कर देता है। वो क्या वेटेज है सर? एक आता है बीच में, आपका आता है इक्वल वेट, टॉप पर आ जाता है आपका ओवर वेट, और सबसे नीचे आ जाता है हमारा अंडर वेट। ठीक है। तो अभी जो मॉर्गन स्टैनली ने पता क्या किया है, इंडिया जो कि इक्वल वेट वाली कैटेगरी में था, इंडिया को उठा के डाल दिया है ओवर वेट के अंदर, मतलब इंडिया को अपग्रेड कर दिया है। आई बात समझ में? ऑन द अदर हैंड जो चाइना है, चाइना को ओवरवेट में से निकाल कर उसने डाल दिया है कहां पर? इक्वल वेट के अंदर। तो इंडिया जो इक्वल वेट में था वो चला गया ओवरवेट के अंदर, चाइना जो ओवरवेट के अंदर था वो चला गया इक्वल वेट के अंदर। इंडिया की ना ये काफी अच्छी बात है क्योंकि इंडिया अपग्रेड हो रहा है। इससे पहले भी अगर आप नोटिस करोगे ना तो इसी साल मार्च के अंदर ही
इंडिया अंडर वेट में था, वहां से इन्होंने डाला था इक्वल वेट के अंदर, अब इंडिया को इन्होंने डाल दिया कहां पर, ओवर वेट के अंदर। अब यहां आपके दिमाग में आएगा कि सर इंडिया में ऐसा भी क्या हो रहा है कि पहले इन्होंने अंडर वेट से हमें इक्वल वेट में डाल दिया, अब इन्होंने डाल दिया हमें इक्वल वेट से ओवर वेट के अंदर। देखो खुद सोचो, आप क्या सोच सकते हो कि इंडिया में ऐसा क्या हुआ होगा। देखो इंडिया में ना आप नोटिस करोगे तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट काफी तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है ना, उससे हमारी हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी बढ़ रही है। एट द सेम टाइम आप देखो हमारी सरकार का ना फोकस है किस चीज के ऊपर, कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर। अब सर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? देखो जब ना हमारी सरकार जो एक्सपेंडिचर, तो जानते हो आप खर्चा, जब हमारी सरकार ना खर्चा करती है किस चीज के ऊपर, कुछ एसेट क्रिएशन के ऊपर, जैसे मान लो हमारी सरकार ने कुछ सड़क बना दी, रेलवेज के ऊपर खर्च किया, कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, ठीक है ना, ब्रिजेस बन रहे हैं, इस तरह की चीजें हो रही हैं, कहीं ना कहीं ये ना लॉन्ग टर्म के लिए हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी बात है। और पिछले कुछ सालों में इनफैक्ट इस साल के बजट का अगर आपने देखा होगा ना, उसमें मैंने आपको बताया भी था कि हमारी कंट्री ने, हमारी गवर्नमेंट ने बेसिकली जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको काफी ज्यादा इन तेजी से इंक्रीज किया है, तो जो कि एक बहुत अच्छी बात है। साथ में ही ऊपर से इंडिया में अगर आप नोटिस करो हमारे यहाँ पे जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो भी काफी अच्छी है। प्लस एट द सेम टाइम अगर आप नोटिस करोगे ना तो बाकी जगह पे कुछ ना कुछ इश्यूज चल रहे हैं, चाहे यूएसए की बात कर लो, आप यूके की बात कर लो, यूरोप के अपने कुछ इश्यूज चल रहे हैं, रशिया यूक्रेन का उधर क्राइसिस चल रहा है, पर इंडिया ने ना काफी हद तक ये सारे के सारे मुद्दे को अच्छे से डील किया है। ठीक है, आए हैं इंडिया के अंदर, महंगाई है, मैं ऐसा मना नहीं कर रहा, बिल्कुल टमाटर हैं 250 रुपए किलो तो हैं, पर अदरवाइज अगर आप नोटिस करोगे ना बाकी दुनिया के कंपेरिजन में इंडिया ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये सारे अलग अलग चीजें क्या करती हैं, ये दिखाती हैं कि इंडिया ना बाहर की तरफ से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स आएंगे उनके लिए बड़ी अच्छी लोकेशन है। बाकी आप नोटिस करोगे कि कुछ जो कंपनीज है ना वो चाइना से दूर जा रही हैं, और चाइना से दूर जा रही हैं तो किसके पास आएंगी, बहुत सारी कंट्रीज हैं, वियतनाम है, थाईलैंड है, उनमें से कुछ कंट्रीज इंडिया में भी आ रही हैं, तो यहां पर भी हमें फायदा हो रहा है। एट द सेम टाइम अगर आप नोटिस करोगे इंडिया में अगर आप पैसा लगाओगे ना, बेसिकली इन्वेस्ट करोगे, तो यहाँ पे जो अर्निंग्स हैं वो बाकी दूसरी कंट्रीज के मुकाबले में ज्यादा होती हैं, तो उस वजह से भी क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये भी इंडिया में अच्छा खासा आ रहा है। तो बाहर के लोग ना इंडिया में आने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे आप फाइनेंस सेक्टर की बात कर लो, हमारे जो कंज्यूमर गुड्स वाले सेक्टर की बात कर लो, वहां पर इन सेक्टर्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, एंड दैट इज द रीजन कि इंडिया की जो रेटिंग है उसको अपग्रेड किया गया है। गेटिंग द पॉइंट? अब ये तो सर समझ आ गया, पर हमें ये बात समझ नहीं आई कि चाइना को क्यों डाउनग्रेड किया गया। देखो चाइना का ना आप नोटिस कर रहे हो पिछले कुछ टाइम के अंदर इश्यूज हमें देखने को मिले ही हैं, पर एक तो जैसे मैंने बताया कि चाइना से कंपनीज बाहर जाने की कोशिश कर रही हैं अलग अलग कारणों की वजह से, हम कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम से देख रहे हैं कि अलग अलग कंपनीज की कोशिश है कि अपने आप को डाइवर्सिफाई किया जाए, तो वो एक चीज है, तो वहां से चाइना के कुछ इश्यूज वहां से स्टार्ट हो गए। प्लस एट द सेम टाइम जो डिफरेंट डिफरेंट ना जियो पोलिटिकल फैक्टर्स हैं वो यहाँ पर चाइना के साथ नहीं है, ठीक है ना, बहुत मेजर कंसर्न है, हमें पता नहीं आने वाले टाइम के अंदर चाइना का क्या मतलब किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या चाइना ताइवान का कोई युद्ध हो सकता है, कि यूएस या चाइना की राइवलरी और बढ़ सकती है, ये बहुत मेजर क्वेश्चन मार्क्स हैं, और इनका ना कंपनीज के ऊपर बड़ा मेजर इंपैक्ट आता है, कंपनीज के ऊपर आएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी आएगा, है कि नहीं। तो चाइना के अंदर फ्यूचर इनफ्लो होगा नहीं होगा, ये कुछ इश्यूज यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली के सामने देखने को मिले हैं। बाकी पिछले कुछ टाइम के अंदर ना चाइना की इकोनॉमी ने अच्छा परफॉर्म किया है, या चाइना का जो मैं कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं, जो चाइना की स्टॉक मार्केट है उसने अच्छा परफॉर्म किया है, बट उसके पीछे का एक मेजर कारण पता क्या है, उसके मेजर पीछे का कारण क्या है कि वहां की जो सरकार है ना उसने अच्छा कैसा स्टिमुलस पैकेज दे रखा है, मतलब कि अच्छी खासी वो स्पेंडिंग कर रहा है, तो इस वजह से अभी तो चीज हो रही है, कल को वो स्टिमुलस पैकेज अगर वो वापस ले लेगा तो क्या आपको नहीं लगता कि ये सारा जो अगर उनकी इकोनॉमी अच्छी चल रही है तो वो क्या खराब नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, तो ये भी एक इश्यूज है। तो बाकी तो मैंने आपको बताया ही कि जो मैन्युफैक्चरिंग हब है वो इंडिया की तरफ मूव हो रहा है, तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं कि ये सभी कारणों की वजह से चाइना की ना रेटिंग डाउनग्रेड करी गई है। आई होप आप समझ पाए होंगे कि यहाँ पर क्या क्या फर्क है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कैसे काम करती हैं, क्या होता है। सिंपली अगर मैं इतना समझाना चाहूँ तो आप ये नोटिस करो कि अगर ना आपके पास दो लोग हैं, आपको देखना है कि यार किसको मैं कम रेट के ऊपर लोन दूं, किसको ज्यादा रेट के ऊपर लोन दूं, तो आपको कुछ एनालिसिस करना पड़ेगा ना, आप बस उसी चीज को एनालिसिस करते हो कि अच्छा इस देश की इकोनॉमी अच्छी है, इस देश के फ्यूचर अच्छा लग रहा है, इस देश का खराब लग रहा है, तो अगर मैं पहली कंट्री को लोन दूंगा ना तो मेरे ज्यादा मतलब ये बंदा कहीं ना कहीं ये जो कंट्री होगी ना ये डिफॉल्ट नहीं करेगी, ऐसा नहीं होगा कि लोन लेके भाग जाएगी, वेरस दूसरी कंट्री के अंदर चांसेस ज्यादा हैं, तो इसलिए ना दूसरी कंट्री को अगर आपने लोन दोगे तो ज्यादा इंटरेस्ट रेट के ऊपर दोगे। सेम चीज हमें यहाँ पे कंट्रीज के लिए देखने को मिलती है, जो काम कौन करता है इनकी रेटिंग दी जाती है
कि हाँ 10 में से कितने नंबर हैं भैया, उसी तरह से यहाँ पे जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं इन द डिफरेंट कंट्रीज को या कंपनीज को इस तरह से वो रेट करती हैं। आई बात समझ में? अब इसी के बेसिस के ऊपर ये यूपीएससी 2022 का एक क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करना है इसको, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बड़े आराम से क्वेश्चन आपका बन जाएगा, मुझे नीचे कमेंट्स में इसका आंसर बताना। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं बैंक बोर्ड ब्यूरो के रिगार्डिंग, इसका भी मुझे नीचे आप कमेंट्स में आंसर बताओगे कि इसका सही आंसर होगा क्या। ठीक है, अगले वीक के लिए आपका एक मेंस का भी होमवर्क रहेगा। अभी मैं आपको ना मेंस का आंसर करवाता हूं जो मैंने पिछले हफ्ते दिया था, फिर आपको उसी तरह से ये क्वेश्चन भी लिखना है। अब देखो पिछले हफ्ते मैंने आपको क्या होमवर्क दिया था कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जो है वो किस हद तक सक्सेसफुल है या हेल्पफुल है इन सस्टेनिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। अब समझते हैं कि सर ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे लिख सकते हैं। देखो सबसे पहले तो ना जैसे इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम ये एक टेक्निकल टर्म है, तो आपको जब आप इसकी इंट्रोडक्शन लिखनी है ना वहां पर आप इसको डिफाइन कर सकते हो और एक यहाँ पे अच्छी एग्जांपल दे सकते हो। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर इसकी डेफिनेशन आप ही बता दीजिए, तो बिल्कुल मैं बता देता हूँ। देखो आपने कई बार नोटिस किया है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कई अलग अलग चीजें होती हैं, मैं आपको थोड़ा पहले समझा देता हूँ। जैसे ये इस पिक्चर की तरफ देखो, यहाँ पर आपको एक चीज नोटिस करने को मिल रही है कि जैसे आपके क्रॉप्स हो गया, आपकी फार्म फैमिली हो गया, आपके डेयरी यूनिट्स हो गया, यहाँ पर आप पोल्ट्री भी लगा सकते हो, ठीक है ना, कंपोस्ट हो गया, ये सारी चीजों को आप इंटीग्रेट कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हैं। सर इंटीग्रेट कैसे करेंगे? बट जैसे मान लो आपके पास ना कोई जैसे पोल्ट्री है, अब इनका कुछ आउटपुट निकलेगा, मान लो जो इनका पोल्ट्री का जो भी होता है, ठीक है ना, ठीक है, जो भी आउटपुट निकलता है उससे कहीं ना कहीं आप कुछ उसको फीड की तरह यूज कर सकते हो कहीं और, ठीक है ना, या फिर लेट्स से जो कंपोस्टिंग आपने यहाँ पे स्टार्ट करी इसको आप कहीं ना कहीं यूज कर पाओगे, गेटिंग द पॉइंट। या फिर जैसे डक का कुछ आउटपुट हुआ उसको आप यूज कर पाओगे, जो डेयरी यूनिट का यहाँ से जो गोबर वगैरह निकलता है उसके बेस के ऊपर आप गोबर गैस का प्लांट यूज कर सकते हो। तो मेरे कहने का पॉइंट बस इतना है कि एक एंटिटी का जो आउटपुट होगा वो दूसरी जगह के ऊपर ना एक इनपुट की तरह काम कर सकता है। आपने नोटिस किया होगा ना कि कई बार क्या करता है एक किसान प्लांट्स को या सॉरी अपने जो होते हैं फार्मिंग करने के साथ साथ बेसिकली क्रॉप्स को ग्रो करने के साथ साथ वो साथ में एनिमल हस्बेंड्री वगैरह खोल लेता है, ठीक है ना। जो पशु होते हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो कुछ चीजों के ऊपर चल सकते हैं, प्लस एट द सेम टाइम जो उनका गोबर होता है उसके थ्रू कहीं ना कहीं लेट्स से उसने मेन्योर बना ली, ठीक है ना, खाद वगैरह बना ली, ठीक है ना। उसी तरह से ये चाहे आप पोल्ट्री की बात कर लो या बाकी चीजों की बात कर लो, आप फिशरी करने की बात कर लो, तो होता क्या है ना, एक चीज का आउटपुट आप दूसरी जगह के अंदर यूज कर सकते हो। इसके माध्यम से हुआ क्या, इससे तरह से ना आपका एक पूरा इकोसिस्टम बन गया। आप खुद देखो ना कि मान लो पहले किसान सिर्फ एक खेत में कुछ क्रॉप्स को उगा रहा है, अब कहीं ना कहीं जब इतनी सारी चीजें वो कर रहा है तो क्या आपको नहीं लगता कि एक का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट हो जाएगा, तो बहुत सारा उसकी जो इनकम होगी वो बढ़ सकती है। तो इसी को दरअसल में ना इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम कहते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर ना एक इकोसिस्टम क्रिएट करने की कोशिश की जाती है जहां पर आप डिफरेंट डिफरेंट चीजों को कंबाइन करते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी फार्मिंग प्रैक्टिसेस को कंबाइन किया, जो भी आपकी जैसे क्रॉप प्रोडक्शन हो गया, साथ में एनिमल हस्बेंड्री हो गया, आपका फॉरेस्ट्री हो गया, आपका पोल्ट्री हो गया, इस तरह की जो अलग अलग टेक्निक्स हैं इन सभी को यहाँ पर कंबाइन किया जाता है। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि जैसे मशरूम वगैरह आप ग्रो कर सकते हो, ठीक है ना, उसके लिए जो मशरूम को ग्रो करने के लिए आपके पास जो खाद वगैरह चाहिए वो आपको आपके फार्म से ही मिल जाए, आपको बाहर से खरीदनी ना पड़े, इस चीज को बोलते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। तो बहुत सारे तरीके हैं। कई बार जैसे इंटीग्रेटेड फिश कम पिग फार्मिंग हो जाती है, ठीक है ना, इसका जो आउटपुट होता है वो यहाँ पे यूज किया जा सकता है, ठीक है, या वाइस वर्सा। फिश के साथ आप डक फार्मिंग कर सकते हो, ठीक है ना, उसी तरह से फिश के साथ आप कैटल फार्मिंग कर सकते हो। तो इस तरह की अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। तो ये आपकी एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन बन जाएगी जहां पर आपने एक उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी कि आखिर इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम क्या है, जहां पर इन सभी चीजों को कंबाइन किया जाता है, और साथ में एक दो एग्जाम्पल दे दिए और आपने एग्जामिनर को समझा दिया कि हाँ भैया हमें चीजें समझ आ गई। आप इस तरह का डायग्राम तो देखो नहीं बना पाओगे, आई अंडरस्टैंड, ठीक है ना। अगर एक छोटा सा एग्जांपल बताना है तो ऐसे पिक्चर्स को छोड़ के, ठीक है ना, आपने सिंपली बस ऐसे लिख दिया कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने डाल दिया डेयरी यूनिट, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना, यहाँ पे डेयरी यूनिट लिख दिया, यहाँ पे ठीक है ना, यहाँ पे बायोगैस प्लांट लिख दिया, यहाँ पे पिसिकल्चर लिख दिया, यहाँ क्रॉप यूनिट लिख दिया, और इस तरह से बीच में आपने एरो बना दिया कि अच्छा इससे इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी, इसको फिशरी में यूज कर सकते हो, इससे आप डेयरी यूज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें बेसिकली एग्जामिनर को बड़ी क्लैरिटी दे देगा। या फिर इस तरह की आप का भी ना आप एक तरह से फ्लो चार्ट भी ड्रॉ कर सकते हो कि इसकी इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम की क्या सिग्निफिकेंस होती है। इसी को थोड़ा हमें डिस्कस करना है क्योंकि देखो क्वेश्चन में यही पूछा हुआ था कि किस हद तक आपका जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को सस्टेन कर पाएगा। देखो बहुत ही सिंपल सी चीजें हो सकती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो फर्टिलाइजर का यूजेज है क्या आपको नहीं लगता कम हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपने क्या कर रहे हो बेसिकली, अब
अब आप केमिकल फर्टिलाइजर तो नहीं डाल रहे, आपके पास से ही आपको फर्टिलाइजर मिल गए, ठीक है ना, तो वो चीज अच्छी होगी। साथ ही साथ आप नोटिस करो, जब आपको इतनी सारी चीजें नहीं चाहिए, आपको फर्टिलाइजर बाहर से खरीदना नहीं पड़ेगा, बाकी और चीजें भी आपको जो इनपुट्स डालने होंगे तो वो अगर बाहर से खरीदने नहीं पड़ेंगे, तो क्या आपकी इनपुट कॉस्ट नहीं कम हो जाएगी? बिल्कुल इनपुट कॉस्ट कम हो जाएगी, और इनपुट कॉस्ट कम हुई तो कहीं ना कहीं आपको मिलेगी क्या? फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी। बिल्कुल सही बात है। इसके साथ में अगर आप एक चीज और नोटिस करो, यहां पर क्या मैं ग्रो करने की बात कर रहा हूं, अलग अलग चीजें, ठीक है ना, जैसे मैंने मशरूम की बात करी थी, जैसे मैंने पोल्ट्री की बात करी थी, जैसे मैंने और बाकी चीजों की बात करी थी, तो क्या आपको नहीं लगता इन सभी चीजों से हमारी जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है वो भी बढ़ जाएगी? ठीक है, क्योंकि आप खुद देखो कि पहले आप सिर्फ फार्मिंग के ऊपर डिपेंडेंट थे, आप क्रॉप प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंडेंट थे, अब आपने न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के अंदर एग्स हो गया, मीट हो गया, ठीक है ना, आपका मशरूम जैसी चीजें हो गया, ये सब चीजें भी आपने इंक्लूड कर दी, या फिर जैसे सिल्क वॉर्म्स के ऊपर आप आ गए हो, ठीक है ना, मिल्क आप यूज करने लग गए, तो ये सारी अलग अलग चीजें भी तो आप कर सकते हो। बिल्कुल सही बात है। साथ में अगर आप नोटिस करोगे ना, यहाँ पर ना आपकी जो वल्नरेबिलिटी है वो कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि आपने ना एक तरह का इकोसिस्टम बना लिया। अब एक किसान को इमेजिन करो, अगर एक किसान ना सिर्फ अपनी क्रॉप्स के ऊपर डिपेंडेंट है, कल को मान लो किसी कारणवश उसकी जो फसल है वो खराब होगी, फिर क्या होगा? तो किसान तो गया, ठीक है ना, किसान के लिए अपने आप को सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये इश्यूज आ सकते हैं। पर यहाँ पर मान लो अगर किसान की थोड़ी फसल खराब भी होगी ना, उसके पास अल्टरनेट चीजें हैं, उसके पास यहाँ पे पोल्ट्री के माध्यम से, डेयरी फार्मिंग के माध्यम से, ठीक है ना, फॉरेस्ट्री के माध्यम से, आपकी कुछ और मशरूम उगाने के माध्यम से, वो सारी चीजें उसको हेल्प कर सकती हैं। साथ में ना इसमें ऐसा भी देखा गया कि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो इनहेंस हो रही है, क्योंकि यहाँ पर हमने एनिमल हस्बेंड्री को भी ले लिया, इन्वायरमेंटल डैमेज भी यहाँ पर हमें कम देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो इस तरह की अलग अलग बेनिफिट्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो एटलीस्ट आप 6-7 पॉइंट्स आप डेफिनेटली यहाँ पे लिख सकते हो कि ओवरऑल आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ओवरऑल एक किसान की इनकम बढ़ जाएगी। काफी सारी रिपोर्ट्स ऐसा भी बोलती हैं कि 13% से लेकर 50% तक एक किसान की इनकम बढ़ाई जा सकती है पर हेक्टेयर की, ये मैं बात कर रहा हूँ। आई बात समझ में? तो ये कुछ यूजफुल चीजें थी, या फिर जहां तक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम आपको हेल्प कर सकती है। पर देखो क्वेश्चन में क्या लिखा था, क्वेश्चन कह रहा था हाउ फार। हाउ फार मतलब किस हद तक। तो कहने का मतलब क्वेश्चन एग्जामिनर का ये भी है कि कोई हद होगी, मतलब कहने का पॉइंट कि इसमें कुछ पॉजिटिव जरूर है पर कुछ चैलेंजेस भी तो होंगे, तभी तो पूछ रहे हैं कि किस हद तक ये सक्सेसफुल है। तो ध्यान रखना, हमें इस क्वेश्चन के अंदर ना अपनी कुछ चैलेंजेस भी मेंशन करने पड़ेंगे। सर क्या चैलेंजेस हो सकते हैं यहाँ पर? देखो पहली बात मुझे बताओ कि क्या आपको नहीं लगता यहाँ पर हम कॉस्ट की बात तो कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनपुट कॉस्ट कम हो जाएगी, पर कुछ सेंस में इनपुट कॉस्ट बढ़ेगी भी तो सही। कैसे? देखो हमारे इंडिया में ज्यादातर फार्मर्स कैसे हैं? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, छोटे किसान हैं, सही बात है। अब उन छोटे किसानों के लिए क्या आपको लगता है कि एनिमल हस्बेंड्री पॉसिबल हो पाएगा, पोल्ट्री पॉसिबल हो पाएगा, या जो मैं मशरूम की बात कर रहा था वो पॉसिबल हो पाएगा, जो बाकी और चीजें हमने डिस्कस करी? नहीं। उनके पास तो इतने ही पैसे होते हैं कि भैया चलो ठीक है कि थोड़े बहुत बीज खरीद लिए, यही चीजें कर पाएंगे। ये चीज करना उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है, वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे उस चीज को। तो ये एक इशू आ गया। बाकी ना दूसरे कुछ कल्चरल रीजन होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ना इसके अंदर मीट की बात करी, मैंने बात करी थी एग्स की बात करी थी, बहुत सारे किसान ऐसा मानते हैं कि नहीं हम ये चीज नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो कल्चरल रीजन की वजह से भी इसकी एक्सेप्टेबिलिटी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आता है। तीसरी चीज आप नोटिस करो, हमारे इंडिया में ना जो क्रॉपिंग पैटर्न है या फिर जो सिस्टम है बेसिकली, वो एमएसपी पे निर्भर करता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर। अब ये जो मैंने आपको बातें करी, चाहे आप मशरूम की बात कर लो, ये जो बाकी इस तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो तो एमएसपी के अंतर्गत आते ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी इशू आएगा कि फार्मर्स इसको ग्रो करने से थोड़ा कतराएंगे। तो ये सारे इस तरह के कुछ आप चैलेंजेस मेंशन कर सकते हो जो आपको हेल्प करेंगे बताने के अंदर कि हाँ, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम हेल्पफुल जरूर है, पर कुछ अभी भी चैलेंजेस हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। फिर इन चैलेंजेस के बेस के ऊपर आप थोड़ा बता सकते हो कि आने वाले टाइम के अंदर हम फ्यूचर में क्या कर सकते हैं ताकि हम इसको एक अच्छा रास्ता दिखा पाए एंड ओवरऑल हमारा जो ग्रोथ है वो हो पाए। तो ऐसा आप एक फ्यूचर लुकिंग फॉरवर्ड कंक्लूजन डेफिनेटली आप दे सकते हो। पर ध्यान रखना चैलेंजेस लिखने इस क्वेश्चन में मस्ट है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है हाउ फार इज इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम सक्सेसफुल। तो क्लियरली पूछ रहा है कि किस हद तक सक्सेसफुल है, तो कुछ चैलेंजेस भी आपको देने ही देने पड़ेंगे, फिर अकॉर्डिंगली आप कंक्लूड कर सकते हो। अब इसी तरह से जो जीएसटी वाला मैंने आपको क्वेश्चन दिया, आपको भी पूरा इसको डिसाइफर करना है, देखना है कि यूपीएससी क्या पूछ रहा है, क्या इंट्रोडक्शन लिखोगे प्रॉपर, इस तरह से मुझे आप नीचे कमेंट्स में इसका आंसर भी बताओगे। दो एमसीक्यू भी मैंने आपसे पूछे थे पिछली बार कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, जो क्विकली आपको मैं बताता हूँ। ये है आपका आईआईपी, यहाँ पर आपको रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर, आपको ये सारे इसी ऑर्डर में ध्यान रखने हैं।
यहाँ पर हाईएस्ट जिसका होता है रिफाइनरी का एंड लोएस्ट होता है फर्टिलाइजर का। अगर इतना पता है तो आप नोटिस करोगे टेक्सटाइल यहाँ पे नहीं होता, बाकी सारे होते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। बाकी ये देखो ये सारी न्यूज़ ना मैं प्रीमियम बूस्टर के अंदर कवर करता रहता हूँ, तो अगर कोई आप में से प्रीमियम बूस्टर नहीं फॉलो करता प्लीज उसको फॉलो किया करो, ठीक है ना, आपको बहुत हेल्पफुल होगी। उसी तरह से एक और क्वेश्चन मैंने पूछा था पिछली बार कि यूएनडीपी का जो एमपीआई है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, उसके अंदर क्या क्या आता है। बहुत ही सिंपल चीज है, ये है यूएनडीपी का एमपीआई। यहाँ पर आपका हेल्थ हो गया, आपका एजुकेशन हो गया, स्टैंड ऑफ लिविंग हो गया, ये देखने को मिलते हैं। फिर उनके फर्दर इंडिकेटर्स भी हैं, हेल्थ के अंदर न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी हो गया, ठीक है ना, एजुकेशन के अंदर भी आप देख सकते हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर भी ये सारी चीज़ें देख सकते हो। अगर ये चीज़ें पता थी जो मैंने आपके साथ कई बार डिस्कस भी करी हैं, तो आप रियलाइज कर लोगे कि ऑप्शन 1 बिल्कुल ठीक है, बट 2 और 3 बिल्कुल गलत है। ऐसा बजट डेफिसिट हो गया, जीडीपी ग्रोथ रेट, ये नहीं करते, पावर पैरिटी को यहाँ पे नहीं देखा जाता, तो ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज का लेक्चर। आई होप थोड़ा समझ पाए होंगे कि इकोनॉमी हाँ जी टेक्निकल है पर टफ नहीं है, थोड़ा सा नया अप्रोच मैंने आज को अडॉप्ट करने की कोशिश करी थी। मुझे डेफिनेटली आप बताइएगा कि आज का लेक्चर आप सभी को कैसा लगा है। इसी तरह से हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट संडे को, ठीक है। इस बार थोड़ा बीमार था तो संडे के बजाय आज ट्यूसडे को मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट नेक्स्ट टाइम आपको ये संडे को ही लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था आज का लेक्चर। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।